हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सोशल इश्यूज के पीटी 365 को कवर कर रहे हैं और आज हम डी नोटिफाइड ट्राइब से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जिसको डीएनटीज कह रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया द प्रोविजंस ऑफ प्रिजन मैनुअल ऑफ सेवरल स्टेट्स एज पर विच जॉब्स वर असाइंड टू प्रिजन बेस्ड ऑन कास्ट। तो काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं जो कि प्रिजन मैनुअल ऑफ सेवरल जो स्टेट्स के दिए हुए हैं उसमें जो जॉब थे जो कि कास्ट के बेसिस पे अपॉइंट किए जा रहे थे उस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। तो इस जजमेंट का हाइलाइट्स देखते हैं कि इशू हाईलाइटेड इन द केस इंक्लूड परसिस्टेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन। तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था प्रिजन के अंदर उसको इसमें एड्रेस किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू सेग्रीगेशन ऑफ बराक्स, division of manual labor, and provisions that discriminate against prisoners belonging to denotified tribe and habitual offenders. Courts struck down caste-based discrimination within prison walls as unconstitutional for being violative of Article 14, 15, 17, 21 and 23 of the Constitution. तो ये इन आर्टिकल्स के बेसिस पर इस चीज़ को स्ट्रक डाउन किया है कोर्ट ने। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब जो होता है उसके बारे में जानते हैं। सो ऑल नोमैडिक ट्राइब एनटीज आर नॉट डीएनटी, ठीक है, बट ऑल डीएनटीज आर एनटीज। तो इट इज अ सबसेट, यू कैन से डीएनटीज जो है एनटीज के सबसेट हैं। नोमैड्स एंड सेमी नोमैड्स आर सोशल ग्रुप हु अंडरटेक अ फेयरली फ्रीक्वेंट यूजुअली सीजनल फिजिकल मूवमेंट एज पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये नोमैड्स के बारे में बात हो गई कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसमें 3 टाइप की नोमैडिक कम्युनिटी होती है। Hunters and trappers of birds of animal gamers such as Konda Reddys and Chenchus। जो Chenchus और Konda Reddys हैं ये हंटर ट्रैपर के कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरा है pastoral communities such as Pardis, Gujjars, Banjaras, Bhils, Kurubas and Madhuras। ये pastoral community हो गए। And peripatetic group of peddlers, fortune tellers, story tellers, acrobats, dancers, dramatists, ये सब हो गए peripatetic group of peddlers। Okay, so now about denotified tribe and habitual offenders इसकी बात करें तो denotified tribe जो है most vulnerable and deprived are communities that were notified as being born criminal। तो जिनको ऐसा ब्रिटिश रिजीम के अंदर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट होता था, एक 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, उसमें जो पर्टिकुलरली जो बहुत ही वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी होते थे और उनको नोटिफाई कर दिया जाता था बॉर्न क्रिमिनल के तौर पे, वो होते हैं डिनोटिफाइड क्रिमिनल। दीज आर हेट्रोजेनस ग्रुप एंगेज्ड इन वेरियस ऑक्यूपेशन सच एज ट्रांसपोर्ट, की मेकिंग, सॉल्ट ट्रेडिंग, इंटरटेनमेंट, एक्रोबैट, स्नेक चार्मर, जगलर्स, पैस्टोरल। तो ये सारे एक मतलब वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन में इनको देखा जाता है। तो ये जो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का, इसको 1949 में रिपील कर लिया गया था एंड सब्सिक्वेंटली क्रिमिनल ट्राइब्स वर डीनोटिफाइड इन 1952। तो जो जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स ऐसे दिया गया था ना टैग इस एक्ट के अंदर, तो उनको डीनोटिफाई कर दिया गया था 1952 में। दैट्स व्हाई डीनोटिफाइड ट्राइब्स। So several denotified tribes were included in ST, scheduled caste and other backward classes list because they come from diverse social background। तो क्योंकि ये इतने heterogeneous group थे ना ये criminals का मतलब सॉरी denotified tribes का, तो इनको अलग अलग कास्ट मतलब ST में, SC में और OBC में इनको लिस्ट कर दिया गया। एज पर रेंके कमीशन 2008 की एक कमीशन है, देयर आर नियरली 1500 नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब एंड 198 डीनोटिफाइड ट्राइब। तो 1500 नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक हो गए और 198 डीनोटिफाइड ट्राइब हो गए, जिसमें कि हमें टोटल 15 करोड़ इंडियंस देखने को मिलते हैं। 31 अगस्त जो है उसको विमुक्त जाति डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है डीएनटीज द्वारा। तो विमुक्त जाति डे के तौर पे 31 अगस्त। Now habitual offenders are defined under Habitual Offender Act of respective state to categorize person who have been convicted of multiple crimes and are considered a danger to society। तो जो मतलब जो भी स्टेट्स हैं, सेवरल स्टेट्स, उनके अपने हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स क्राइम किया है एंड कन्विक्ट हो गए हैं वो, एंड दे आर कंसिडर्ड एज डेंजर टू सोसाइटी। तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के कैटेगरी में आते हैं। आईडेट कमीशन 2017 का recommended to immediately repeal Habitual Offenders Act by respective states as it gives scope of harassment to the member of DNT। तो ये चीज़ जो कमीशन आई थी 2017 की आईडेट, तो इसमें बोला गया कि इस एक्ट को हटाओ क्योंकि इससे DNT मेंबर्स का हरासमेंट भी होने का चांसेस है, देयर इज स्कोप ऑफ दैट।
Other steps taken by government for DNT. तो National Commission for Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribe NCDNT to prepare state-wise list of caste belonging to DNT. तो ये एक मतलब लिस्ट बनाएगी स्टेट वाइज जिसमें कि DNTs के जो है मेंबर्स उनका कास्ट लिस्टिंग के लिए ये करेगी काम. दिस इज NCDNT. डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ DNT हु आर नॉट कवर्ड अंडर SC ST OBC. नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. वुड बी रन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एंड UT एडमिनिस्ट्रेशन. Scheme for Economic Empowerment of DNT Community (SEED) launched by Ministry of Social Justice and Empowerment to provide free competitive exam coaching for 2 DNT students, provide health insurance to family. तो उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी, इंश्योरेंस दिया जाएगा. नाउ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2019. तो ये हमारे स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स हो गए जो कि DNTs के लिए लिए गए हैं टू सपोर्ट देम. नाउ हमारा अब अगला टॉपिक है एजुकेशन. तो एजुकेशन स्टार्ट करते हैं. तो अर्ली चाइल्डहुड, पहले हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करेंगे एंड लेटर हायर एजुकेशन की बात आएगी. पहला हमारा ECC. तो ये न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट MOWCD लॉन्च्ड आधारशिला, अ नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम 3 to 6 years. तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ एक तरह से करिकुलम लाया गया, नेशनल करिकुलम, जिसको आधारशिला के नाम से लॉन्च किया गया है. आधारशिला ट्रांसलेटेड एज फाउंडेशन स्टोन इज डिटेल्ड 48-week करिकुलम मेंट फॉर लर्निंग इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 year इन आंगनवाड़ी. तो आंगनवाड़ी में जो होगा तो 48 weeks का ये करिकुलम है. करिकुलम इंक्लूड अ वीकली बेस प्ले कैलेंडर विथ 4 week of initiation that include academic activities to help children transition from home to Anganwadi center by engaging them in fun and free play. तो ये फर्स्ट 4 week होगा. नेक्स्ट 36 week जो होगा वो that will be spent in exploring free play, conversation, creating an appreciation, reflecting that involves various activity including storytelling, singing, rhymes, art, craft, so on. जो लास्ट के 8 week होंगे उसको रिकैप, एक तरह से रिकैप किया जाएगा, रिकैप के तौर पर, रिवीजन के तौर पर, रीइंफोर्सिंग लर्निंग ऑफ प्रीवियस वीक विद वर्कशीट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ किड्स परफॉर्मेंस. तो एक तरह से एग्जाम टेस्ट लेना कि बच्चा कितना सीख पाया है वो होगा. इट विल सर्व एज बेस फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ओन कल्चरली अप्रोप्रिएट करिकुलम सीन एज सॉल्यूशन टू टैकल लेटर स्कूल चैलेंजेस ऑफ चिल्ड्रन. तो जो बच्चों को आगे चल करके दिक्कत आती है ना पढ़ाई में, स्कूल में, उसको टैकल करने के लिए स्टेट्स को इसके थ्रू मदद मिलेगी अपने करिकुलम को सेट करने में. तो ये आधारशिला जो है इसके की फीचर्स क्या हैं? बेस्ड ऑन पंचकोश कॉन्सेप्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, प्राणिक विकास, मानसिक विकास एंड बौद्धिक विकास एंड चैतसिक विकास. तो ये सारे जो है ये डेवलपमेंट्स पंचकोश कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चीज़ें हो गई. टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन अर्ली ईयर्स, फोकस ऑन डेवलपिंग चिल्ड्रंस emergent mathematical and literary skills like print awareness, drawing, scribbling. Now, positive learning habits, executive function and self-regulation skill. Focus on establishing routines, establish an atmosphere of positive relationship, empowering the children to learn, lead and make independent choices. Play as learning. Puzzle solve करवा के, story creation करके, language के through, math games के through उनको सिखाना. और चीज़ें की और जो इसमें others हैं, embracing learning diversity in आंगनवाड़ी center is crucial for आंगनवाड़ी educators. तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, इम्ब्रेस करना, इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी फ्रॉम एन अर्ली एज इज क्रूशियल. तो जेंडर इक्वालिटी की बात करना, बिकॉज जेंडर इनिशिएशन एंड इंटरनलाइजेशन स्टार्ट अर्ली, इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रंस सेल्फ कॉन्सेप्ट, एस्पिरेशन एंड बिहेवियर. तो वो चीज़ को ध्यान में रखना. दिव्यांग इंक्लूजन, आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन वॉज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन 2023, प्रोवाइडिंग फॉर स्क्रीनिंग इंक्लूजन ऑफ रेफरल्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी. अब ECCE की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 8 years. तो 8 साल तक के बच्चों के लिए जो केयर एंड एजुकेशन दी जाती है उसकी बात हो रही है. 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स बिफोर द एज ऑफ 6 year. तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट है 85% जो है 6 साल तक हो जाता है. लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ECE इन इंडिया. ECCE आर्टिकल 45 जो है, इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड ECCE अंटिल द एज ऑफ 6, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. सो व्हाट इज ECCE? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ठीक है. RTE एक्ट जो है 2009 का, गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्री स्कूल एजुकेशन
नेशनल ईसीसीई पॉलिसी 2013 का जो है ये हुआ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था, रिकमेंडेड सब फ्रेमवर्क ऑफ फॉर 0 to 3 years ओल्ड अंडर नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCF-FS 2022 का प्रोवाइड गाइडलाइन टेलर्ड फॉर फॉस्टरिंग क्वालिटी ECC for 3 to 6 years and the age group of 0 to 3 years. अदर इनिशिएटिव फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो नेशनल एंड ग्लोबल हम देखते हैं तो नेशनल में मिशन शक्ति है, पालना एंड PM मातृ वंदना योजना, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसमें भी प्राइम ECCE 3 to 6 years जो है इसको प्राइमरी वर्टिकल रखा गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS ensure responsive care, early learning and development which includes physical and motor languages। ये चीज़ हो गई हमारी नेशनल। अब ग्लोबल में बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी GPS फॉर अर्ली चाइल्डहुड बाय यूनेस्को टू इंश्योर दैट ECCE early childhood development and early childhood investment services are fully inclusive, accessible, affordable, gender responsive and equitable for each child. So global partnership strategy, Convention on the Right of Children CRC 1989 and Education for All EFA 1990, which has postulated ECCE as the very first goal to achieve education for all since learning begin at birth. India is also signatory to both, तो ये दोनों का ही इंडिया इस पार्ट है, CRC और EFA। इसके बाद नव चेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन जो है, ये नव चेतना जो है इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए रिलीज किया गया है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 3 years, तो 3 साल तक के बच्चों के लिए ये वाला जो नवचेतना स्कीम है ये लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेमवर्क का? तो empower caregivers and Anganwadi worker to holistic early stimulation through responsive caregiving and opportunity for early learning for optimal development of children. Document emphasis on 2 of the 5 component of nurturing care framework: responsive caregiving and creating opportunity for early learning. Nurturing care framework for early childhood development was provided by WHO in 2018. Entail 36 set of activities for children from 0 to 36 for holistic stimulation of child's cognitive, socio-emotional, language, physical and creative development. Objective क्या है ECS का? Early childhood stimulation, ensure healthy development, develop trust and emotional security, stimulate child's intellectual curiosity, enhance child's language, develop adequate muscular coordination, motor skills, hygiene habits। तो ये सारी चीज़ें। अब अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के बारे में जानते हैं। तो ये फ्रेमवर्क ऑफ स्टिमुलेशन जो है 3 साल तक के बच्चों के लिए, इट एम्स टू फिल द गैप इन इम्प्लीमेंटिंग केयर एंड स्टिमुलेशन फ्रॉम बर्थ टिल द फर्स्ट 3 years ऑफ अ चाइल्ड ग्रोथ। फ्रेमवर्क गाइड्स engagement inside the home as well as Anganwadi center or creches. It to facilitate inclusion of children with disability and age appropriate screening tool has been also included. तो ये बेसिक एजुकेशन की बात हुई। अब हम हायर एजुकेशन के लेकर के बात करते हैं इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों है? UGC issued draft guideline for recognition of prior learning in higher education. तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो है उसके लिए गाइडलाइंस इशू की गई है UGC के द्वारा। अबाउट recognition of prior learning, it is formal mechanism used to evaluate a person's existing knowledge, skills, experience gains through formal, non-formal and informal learning. इसका पर्पस क्या है? To integrate informal and non-formal learning into formal education system via assessment and certification. तो बच्चों की जो पहले से जो नॉलेज है उसको जो उन्होंने सीखा है थ्रू स्किल एंड फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग, उसको इंटीग्रेट करना फॉर्मल लर्निंग के साथ में। स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करें तो 2021-22 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था इन हायर एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years इंक्रीज टू 28.4% जो है वो हो गया। 2021-22 में 28% हो गया, पहले 2014-15 में ये 23% पे था। तो एक तरह से 5% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। सेलिएंट फीचर ऑफ NEP की बात करते हैं। नहीं, उसके पहले ये फीमेल जो GER है, फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 22.9% in 2024 to 28.5% in 2021-22।
अब सेलेंट फीचर की बात करें एनईपी जो है उसके बारे में, तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं इसमें. द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ ईदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस. तो आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे, 3-4 साल का डिग्री होगा अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अ डिप्लोमा आफ्टर सेकेंड ईयर, अ बैचलर्स डिग्री आफ्टर थर्ड ईयर. तो मतलब आप हर साल आप अगर निकल रहे हो, जैसे ड्रॉप आउट करते हो, तो ऐसा होता है ना कि 4 साल में आप किसी भी साल में आपने ड्रॉप किया तो कुछ आप मिलेगा. फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लिया तो सर्टिफिकेशन, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर बैचलर्स डिग्री मिलेगी एंड ऑनर्स डिग्री अलॉन्ग विद बैचलर डिग्रीज मिलेगी चौथे साल के एंड में. अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू डिजिटली स्टोर द अकेडमिक क्रेडिट अर्न फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन. तो ये हो गया एक इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन एंड अलाउइंग एंट्री ऑफ टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टू ओपन कैंपसेस इन इंडिया. Organizational framework NRF, National Research Foundation, to catalyze and expand research and innovation across country, and the National Education Technology Framework to establish as a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment and administration both for schools and higher education. ठीक है, तो ये एक फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया की तरह इसको स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर आप बात कर पाओ, लर्निंग उसका बढ़ पाए, असेसमेंट कर पाओ स्कूल्स और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पे. एनईपी जो है 2020 का, उसका गोल्स क्या है? तो एटलीस्ट 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी HEI in or near every district by 2030. All HEI shall aim to become autonomous with an empowered board of governance by 2035. Higher education institute जो है HEI shall aim to become multidisciplinary institution by 2040. Increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% to 50% in 2035. By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. Now हमारा next है अनुसंधान National Research Foundation. So Prime Minister chaired first meeting of the governing board अनुसंधान National Research Foundation ANRF. तो इनिशिएटिव जो है इस की इनिशिएटिव इसमें जो अनाउंस किया गया है पेयर पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च. तो इसमें पेयरिंग यूनिवर्सिटी वेयर रिसर्च इज एट नासेंट स्टेज विद टॉप टायर एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट फॉर मेंटरिंग इन हब एंड स्पोक मोड. एक तरह से पेयर किया जाएगा जो कि नासेंट स्टेज पे जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे रिसर्च चल रहा है उसको एक टॉप टायर इंस्टीट्यूशन में, ताकि उसको मेंटरशिप के लिए वहाँ पे टाई अप किया जाएगा. मिशन फॉर इन्हांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया MAHA to support priority-driven solution-focused research in priority area like EV mobility, advanced materials, solar cells, health and medical technology, etc. ACE ANRF Center of Excellence to establish world-class research center with substantial funding support. ANRF की बात करें तो it was established under ANRF Act 2023 and erstwhile Science and Engineering Research Board SERB is subsumed into ANRF. इसका गोल क्या है ANRF का? टू सीड ग्रो एंड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू आउट द कंट्री एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ANRF स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी. इसकी फंडिंग की बात करें तो 50,000 करोड़ जो है, मोबिलाइजेशन ऑफ 50,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2028, 5 साल के लिए. 14,000 करोड़ फ्रॉम सेंटर एंड 36,000 करोड़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा. गवर्नेंस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्निंग बोर्ड, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट PM रहेंगे, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, साइंस एंड टेक का जो यूनियन मिनिस्टर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये ANRF के बारे में बात हो गई. अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड इंडियन रैंकिंग 2024 9th एडिशन विच इम्प्लीमेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो ये जो है NIRF, ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. इसका ऑब्जेक्टिव है टू आउटलाइन अ मेथोडोलॉजी टू रैंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन पैरामीटर्स. तो 5 पैरामीटर्स हैं: teaching, learning resources, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity and perception. तो इन 5 पैरामीटर्स पे यूनिवर्सिटीज़ को या इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन रैंकिंग इन द इंडिया रैंकिंग यूजिंग NIRF फ्रेमवर्क.
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन एनबीए इन कोलैबोरेशन विद इन्फ्लीबनेट सेंटर इन गांधीनगर। एनबीए जो है वो इट असेस द क्वालिटेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिप्लोमा लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। 2024 की रैंकिंग की बात करें तो न्यू एडिशनल कैटेगरीज फॉर रैंकिंग ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटी। आईआईटी मद्रास जो है वो उसने टॉप किया था ओवरऑल कैटेगरी में फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर एंड आईआईएससी बैंगलोर टॉप द यूनिवर्सिटी कैटेगरी। तो आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में 6th रैंक उसकी जो आई मतलब टॉप किया था उसने ओवरऑल कैटेगरी में, और छठी बार ये लगातार उसने किया है। आईआईएससी बैंगलोर ने यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है 9th कंसेक्यूटिव ईयर। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 पब्लिश्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन डी करके या THE 2025 रैंकिंग इंक्लूड 2092 ranked university from 115 countries and territories। इसमें 18 इंडिकेटर्स होते हैं टू असेस इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। 5 की एरियाज होता है टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंडस्ट्री इंगेजमेंट एंड इंटरनेशनल आउटलुक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो है बैंगलोर का, इट इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट, रैंक्ड 251 to 300। तो इसकी मतलब इतनी रैंक है इसकी। 4 इंडियन इंस्टीट्यूट आर प्लेस्ड इन द ब्रैकेट ऑफ 401, मतलब 401 से 500 के बीच में 4 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, और IISc बैंगलोर जो है उसको 251 से 300 के बीच में उसको रैंक मिली है, वो टॉप रहा है इंडिया की तरफ से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये जो है क्वाक सिमन्स QS के द्वारा रिलीज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन 9 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड IIT बॉम्बे इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन एट 118। तो 118th रैंक पर इंडिया का IIT बॉम्बे देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग की बात करें, ये भी पब्लिश किया था दी के द्वारा ही, THE द टाइम्स हायर एजुकेशन, एंड आइडेंटिफाइज यूनिवर्सिटी दैट एक्सेल अक्रॉस मल्टीपल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स। टॉप रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट अमृता विश्व विद्यापीठम 81st फर्स्ट रैंक है इसकी। इंडिया इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द ओवरऑल टेबल विद 96 इंस्टीट्यूशन। तो ये जो यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग है ना SDG के ऊपर में, तो इसमें इंडिया जो है मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। इसमें 96 इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, और टॉप रैंक में जो है वो है 81st रैंक पे अमृता विश्व विद्यापीठम। ठीक है, तो ये हो गई बात नेशनल NIRF रैंकिंग की। अब इसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो यहाँ से हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।